नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी हरियाणा चुनाव के बाद आए नतीजे की कि आखिर कांग्रेस कहां चूक गई और बीजेपी के क्या फैक्टर रहे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। जी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। बात इसी पर कि आखिरकार जो ये चुनाव हुए हैं वो नतीजे कितने ज्यादा अप्रत्याशित थे, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि जितने एग्जिट पोल आए उसमें ये कहा गया कि शायद कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी और जो हरियाणा की परिपाटी रही है शायद कि 10 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की वही हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं और ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की। और ये पहली बार हरियाणा में हुआ है जो किसी भी पार्टी को तीसरी बार मौका मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहाँ बात कर रहे थे, चलिए 2014 में तो मोदी के दम पर उनके चेहरे कहा जा रहा था, उनके चेहरे का है कमाल और हरियाणा जीत गई। हालांकि 2019 में साथ लेना पड़ा था, आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद जब इस बार चुनाव हुए तो एक बार फिर से हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। निश्चित तौर पर इसके मायने काफी महत्वपूर्ण हैं। अब समझिए, फैक्टर समझिए कि आखिर वो क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आज हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे जिन पर बीजेपी कामयाब हो गई और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मात मिली। 2019 के अगर आप नतीजों को देखेंगे तो 40 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली थी और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 48 सीट पहुंच चुका है। 90 सीटों की विधानसभा, 40 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, यानी किसी की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने देखा जेजेपी की जरूरत पड़ी थी, 10 सीटें जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार शून्य आ गई है। यह बताता है कि 6 महीने पहले जब आप उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन 6 महीने के बाद जनता ने आपको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी जो पैंतरा आपने चला था कि 6 महीने पहले सरकार से अलग हो जाएंगे, 4.5 साल मलाई खाएंगे, तो वो चलेगा नहीं। यहाँ एक साफ मैसेज था। दूसरा, अब आप फैक्टर की बात कीजिए, चूंकि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उसमें मोस्टली ये सामने आ रहा था कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बनाने जा रही है और बीजेपी दूर दूर तक बहुमत के आसपास नजर नहीं आ रही थी। और शुरुआती जो 1 घंटे 2 घंटे के रुझान सामने आ रहे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रुझान बढ़े वैसे वैसे बीजेपी ने जो है बढ़त बनाई और उसके बाद बीजेपी 48 पर जाकर रुकी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या ये साइलेंट वोटर था जो चुप था, जो शायद एग्जिट पोल में सामने नहीं आया, लेकिन जब वोट करने गया तो उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में किया। फैक्टर क्या रहे, एंटी इनकम्बेंसी कैसे काम नहीं आई, वो मुद्दे जो लगातार जवान किसान पहलवान के मुद्दे जो लगातार उठाए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से, क्या वो काम नहीं आए। सबसे बड़ा पहला फैक्टर ये है कि गैर जाटों के वोटों को अपने खेमे में करने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई। अब तक आपने देखा होगा 2014 से पहले आप देखेंगे जाटों का जो वोट प्रतिशत है अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो करीब 25% है। उसी समाज से लगभग मुख्यमंत्री बनाया जाता था, लेकिन ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक नया कार्ड चला और इस बार भी जो 75% गैर जाट वोट थे वो एकजुट होते हुए ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये बता रहे हैं कि ये वही आंकड़े हैं जो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छे से किया, पूरी मशीनरी को लगा दिया गया, रणनीति बेहद शानदार रही। एंड टाइम पर 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया, शायद एंटी इनकम्बेंसी उससे कम हो गई। चेहरों का चुनाव एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनपसंद से किया, लेकिन बीजेपी ने उन चेहरों को चुना जो वाकई जमीनी हकीकत को पहचानते थे और जमीन पर उनकी जीत के संभव बहुत ज्यादा समीकरण नजर आ रहे थे। और देखिए, कहीं ना कहीं अब बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, कुछ चीजें और हैं जो वो इम्पोर्टेंट, ऐसे कि बीजेपी ने कई सारे अपने गढ़ बचाए। देखिए, ऐसा होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारी चीजें आप तक रुकती नहीं है और कई बार क्या होता है गढ़ निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चुनाव की पर्टिकुलरली बात करें तो कई सारी ऐसी जगह रही जिसे बीजेपी ने होल्ड रखा कायम। दूसरी बात क्या रही, देखिए जो फेस की बात अक्सर होती है, कांग्रेस ने इस बार भी फेस रिवील नहीं किया कि आप किस पर जाएंगे। हमेशा की तरह जो कांग्रेस का रहा है, कई राज्यों में हमने पहले भी देखा है, वो इस बार भी बना रहा कंफ्यूजन की स्थिति। लेकिन बीजेपी ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था कि हम सैनी पर ही रहेंगे और जो फेस है उन्होंने रिवील किया, शायद इसका भी कहीं ना कहीं फायदा उठा। दूसरी बात क्या है कि देखिए जो बात होती है किसान की, पहलवान की, जवान की, कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे थे शायद कांग्रेस उस तरीके से भुनाने में कामयाब नहीं रह पाई। आपने विनेश फोगाट और कई ऐसे जो टिकट है वो जरूर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है शायद वो भांपने में, वो समझने में कांग्रेस को चूक रही है। और जिस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर आप उनके प्रदर्शन की भी बात करें तो प्रदर्शन उनका भी बहुत अच्छा रहा नहीं है। पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, लेकिन
इस बार अगर चौटाला परिवार की भी आप स्पेसिफिक बात करें तो उन्होंने भी अपना प्रदर्शन वैसा नहीं रखा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के हाथ में सत्ता है, हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और अपने आप में ये एक बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि देखिए हम लगातार ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला इस तरीके का चुनाव है राज्यों का, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड, इन तमाम जगहों पर भी चुनाव होंगे, तो क्या इसका असर पड़ेगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर देखिए इनका क्या असर होगा, क्योंकि 26 नवंबर 2024 तक कार्यकाल है महाराष्ट्र का, 5 जनवरी 2025 तक कार्यकाल है आपके झारखंड का, 23 फरवरी 2025 तक कार्यकाल है दिल्ली सरकार का। ऐसे में क्या ये तीनों चुनाव एक साथ होंगे, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी नवंबर में इलेक्शन कराने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये कि कांग्रेस से कहां चूक हो गई, आखिर एनालिसिस क्यों नहीं कर पाए, क्या आत्मविश्वास में आ गए, क्या आपने चहेतों को टिकट दिया, ये वजह रही, क्या उन मुद्दों को जितनी तेजी से उठाना चाहिए था क्या आप नहीं उठा पाए, ओवर कॉन्फिडेंस क्या एक बड़ी वजह रही जिससे आपको ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर आप कहां मात खा रहे हैं। रही बात किसानों की, तो लगातार देखिए बीजेपी की ओर से ये कहा जाता रहा कि हम किसानों के पक्ष में हैं, जो जिसका विरोध हो रहा था उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा और उसके बाद डिसीजन लिया। ऐसे में देखिए अब सवाल ये है कि क्या भितरघात, जो कि आपस में गुटबाजी, आपने हाथ बेशक उठाकर एक मंच पर ला दिया कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को, लेकिन क्या वो हाथ वाकई नहीं मिले, क्या वो दिल वाकई नहीं मिले जिसका खामियाजा आपने यहाँ पर भुगता है। तो वो तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनको एनालिसिस करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और वो तमाम ऐसी रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की जिसने यहाँ एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। कल शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भर दिया, और निश्चित तौर पर हरियाणा की जीत, चूंकि लोकसभा चुनाव में काफी सीटों का जो है वो अंतर देखने को मिला था और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि क्या उतार की कगार पर है अभी बीजेपी का जो खुमार था, लेकिन हरियाणा का जो रिजल्ट आया इसने फिर से एक बार बीजेपी को एक बड़ी कह सकते हैं आप संजीवनी दी है, और इसका एक बड़ा असर क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता हुआ बीजेपी कार्यकर्ता का इससे नजर आएगा। लगातार रहेगी नजर। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। आज बात होगी हरियाणा चुनाव के बाद आए नतीजे की कि आखिर कांग्रेस कहां चूक गई और बीजेपी के क्या फैक्टर रहे। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। जी हाँ, और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। बात इसी पर कि आखिरकार जो ये चुनाव हुए हैं वो नतीजे कितने ज्यादा अप्रत्याशित थे, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। देखिए, क्योंकि जितने एग्जिट पोल आए उसमें ये कहा गया कि शायद कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी, और जो हरियाणा की परिपाटी रही है शायद कि 10 साल के बाद सत्ता परिवर्तन की वही हो, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं और ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की, और ये पहली बार हरियाणा में हुआ है जो किसी भी पार्टी को तीसरी बार मौका मिलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कहाँ बात कर रहे थे, चलिए 2014 में तो मोदी के दम पर उनके चेहरे कहा जा रहा था, उनके चेहरे का है कमाल और हरियाणा जीत गई। हालांकि 2019 में साथ लेना पड़ा था, आपको याद होगा, लेकिन उसके बाद जब इस बार चुनाव हुए तो एक बार फिर से हरियाणा में पूरी तरह से बीजेपी अपने दम पर सरकार बना रही है। निश्चित तौर पर इसके मायने काफी महत्वपूर्ण हैं। अब समझिए, फैक्टर समझिए कि आखिर वो क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि आज हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे जिन पर बीजेपी कामयाब हो गई और कांग्रेस को कहीं ना कहीं मात मिली। 2019 के अगर आप नतीजों को देखेंगे तो 40 सीटें यहां पर बीजेपी को मिली थी, और 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 48 सीट पहुंच चुका है। 90 सीटों की विधानसभा, 40 सीटें बहुमत के लिए चाहिए, 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, यानी किसी की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम आपने देखा जेजेपी की जरूरत पड़ी थी, 10 सीटें जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार शून्य आ गई है। यह बताता है कि 6 महीने पहले जब आप उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन 6 महीने के बाद जनता ने आपको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी जो पैंतरा आपने चला था कि 6 महीने पहले सरकार से अलग हो जाएंगे, 4.5 साल मलाई खाएंगे, तो वो चलेगा नहीं। यहाँ एक साफ मैसेज था। दूसरा, अब आप फैक्टर की बात कीजिए, चूंकि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे उसमें मोस्टली ये सामने आ रहा था कि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस बनाने जा रही है, और बीजेपी दूर दूर तक बहुमत के आसपास नजर नहीं आ रही थी। और शुरुआती जो 1 घंटे 2 घंटे के रुझान सामने आ रहे थे वो भी इस ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रुझान बढ़े वैसे वैसे बीजेपी ने जो है बढ़त बनाई, और उसके बाद बीजेपी 48 पर जाकर रुकी। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्या ये साइलेंट वोटर था जो चुप था, जो शायद एग्जिट पोल में सामने नहीं आया, लेकिन जब वोट करने गया तो उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल बीजेपी के पक्ष में किया। फैक्टर क्या रहे, एंटी इनकम्बेंसी कैसे काम नहीं आई, वो मुद्दे जो लगातार जवान किसान पहलवान के मुद्दे जो लगातार उठाए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से, क्या वो काम नहीं आए। सबसे बड़ा
पहला फैक्टर यह है कि गैर जाटों के वोटों को अपने खेमे में करने के लिए बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई। अब तक आपने देखा होगा 2014 से पहले आप देखेंगे जाटों का जो वोट प्रतिशत है, अगर आप हरियाणा में देखेंगे तो करीब 25% है। उसी समाज से लगभग मुख्यमंत्री बनाया जाता था, लेकिन ओबीसी से मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक नया कार्ड चला और इस बार भी जो 75% गैर जाट वोट थे वो एकजुट होते हुए ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये बता रहे हैं कि ये वही आंकड़े हैं जो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। उम्मीदवारों का चयन बहुत अच्छे से किया, पूरी मशीनरी को लगा दिया गया, रणनीति बेहद शानदार रही। एंड टाइम पर 6 महीने पहले मुख्यमंत्री को बदल दिया, शायद एंटी इनकम्बेंसी उससे कम हो गई। चेहरों का चुनाव एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी मनपसंद से किया, लेकिन बीजेपी ने उन चेहरों को चुना जो वाकई जमीनी हकीकत को पहचानते थे और जमीन पर उनकी जीत के संभव बहुत ज्यादा समीकरण नजर आ रहे थे। और देखिए कहीं ना कहीं अब बहुत सारी बातें तो ऑलरेडी हो गई हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो वो इम्पोर्टेंट, जैसे कि बीजेपी ने कई सारे अपने गढ़ बचाए। देखिए ऐसा होता है कि जब आप सत्ता में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप तक रुकती नहीं है और कई बार क्या होता है गढ़ निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चुनाव की पर्टिकुलरली बात करें तो कई सारी ऐसी जगह रही जिसे बीजेपी ने होल्ड रखा कायम। दूसरी बात क्या रही, देखिए जो फेस की बात अक्सर होती है, कांग्रेस ने इस बार भी फेस रिवील नहीं किया कि आप किस पर जाएंगे। हमेशा की तरह जो कांग्रेस का रहा है, कई राज्यों में हमने पहले भी देखा है, वो इस बार भी बना रहा कंफ्यूजन की स्थिति। लेकिन बीजेपी ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था कि हम सैनी पर ही रहेंगे और जो फेस है उन्होंने रिवील किया, शायद इसका भी कहीं ना कहीं फायदा उठा। दूसरी बात क्या है कि देखिए जो बात होती है किसान की, पहलवान की, जवान की, कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे थे शायद कांग्रेस उस तरीके से भुनाने में कामयाब नहीं रह पाई। आपने विनेश फोगाट और कई ऐसे जो टिकट है वो जरूर दिए गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता का मूड है शायद वो भांपने में, वो समझने में कांग्रेस को चूक रही है। और जिस तरीके से जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर आप उनके प्रदर्शन की भी बात करें तो प्रदर्शन उनका भी बहुत अच्छा रहा नहीं है। पिछली बार किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, लेकिन इस बार अगर चौटाला परिवार की भी आप स्पेसिफिक बात करें तो उन्होंने भी अपना प्रदर्शन वैसा नहीं रखा। तो कुल मिलाकर बीजेपी के हाथ में सत्ता है, हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है और अपने आप में ये एक बड़ी अचीवमेंट, क्योंकि देखिए हम लगातार ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला इस तरीके का चुनाव है राज्यों का, और अब आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड, इन तमाम जगहों पर भी चुनाव होंगे, तो क्या इसका असर पड़ेगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर देखिए इनका क्या असर होगा, क्योंकि 26 नवंबर 2024 तक कार्यकाल है महाराष्ट्र का, 5 जनवरी 2025 तक कार्यकाल है आपके झारखंड का, 23 फरवरी 2025 तक कार्यकाल है दिल्ली सरकार का। ऐसे में क्या ये तीनों चुनाव एक साथ होंगे, ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी नवंबर में इलेक्शन कराने की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये कि कांग्रेस से कहां चूक हो गई, आखिर एनालिसिस क्यों नहीं कर पाए? क्या आत्मविश्वास में आ गए? क्या आपने चहेतों को टिकट दिया, ये वजह रही? क्या उन मुद्दों को जितनी तेजी से उठाना चाहिए था क्या आप नहीं उठा पाए? ओवर कॉन्फिडेंस क्या एक बड़ी वजह रही जिससे आपको ये समझ में ही नहीं आया कि आखिर आप कहां मात खा रहे हैं? रही बात किसानों की, तो लगातार देखिए बीजेपी की ओर से कहा जाता रहा कि हम किसानों के पक्ष में हैं। जो जिसका विरोध हो रहा था उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा और उसके बाद डिसीजन लिया। ऐसे में देखिए अब सवाल ये है कि क्या भितरघात, जो कि आपस में गुटबाजी, आपने हाथ बेशक उठाकर एक मंच पर ला दिया कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा को, लेकिन क्या वो हाथ वाकई नहीं मिले, क्या वो दिल वाकई नहीं मिले जिसका खामियाजा आपने यहाँ पर भुगता है? तो वो तमाम ऐसे फैक्टर हैं जिनको एनालिसिस करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, और वो तमाम ऐसी रणनीति रही भारतीय जनता पार्टी की जिसने यहाँ एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। कल शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भर दिया, और निश्चित तौर पर हरियाणा की जीत, चूंकि लोकसभा चुनाव में काफी सीटों का जो है वो अंतर देखने को मिला था और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि क्या उतार की कगार पर है अभी बीजेपी का जो खुमार था, लेकिन हरियाणा का जो रिजल्ट आया इसने फिर से एक बार बीजेपी को एक बड़ी कह सकते हैं आप संजीवनी दी है, और इसका एक बड़ा असर क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ता हुआ बीजेपी कार्यकर्ता का इससे नजर आएगा। लगातार रहेगी नजर। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।